नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन म्यूचुअल फंड्स। अभी तक के पढ़े हुए लेक्चर्स में बच्चों हम म्यूचुअल फंड से संबंधित काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि इनका मीनिंग हो या इनके एडवांटेजेस हो या इनके डिसएडवांटेजेस हो, यानी कि रिस्क इन्वॉल्व हो। म्यूचुअल फंड से संबंधित टर्मिनोलॉजीज पर अपन गए थे और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ एक चीजें थी जो कि अपन ने पढ़ ली थी, जैसे कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर यूज होता है, न्यू फंड ऑफर का मीनिंग हमने भी देखा था। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट दो पार्ट में टूटा हुआ होता है, ये आपने पढ़ा था, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और फैक्ट शीट्स। इतनी सब चीजें थी जो कि अपन ने अभी तक पढ़ ली है और मैं ये मान रही हूं कि आप सबने भी अपने अपने स्तर पर इन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो चलिए आज के अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब आज जो चीजें अपने को पढ़नी है दैट इज देयर फॉर यू ऑन द स्क्रीन। और आज मैम हम कहां से शुरू करने वाले हैं, तो आज हम नेट एसेट वैल्यू इसे समझने और इसके कैलकुलेशन से चीजों को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चों। यस, म्यूचुअल फंड चैप्टर में एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला टॉपिक है नेट एसेट वैल्यू बच्चों, जो कभी शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एंड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के कैलकुलेशन के फॉर्म में आता है। So this happens to be one of the really important part of your chapter of mutual funds. Please make sure आप इसे बहुत ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज है और यदि एग्जाम में 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन इसके कैलकुलेशन पर आता है, जो कि सामान्य तौर पर हर अटेम्प्ट में रहता ही है, तो आपको वो पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स खुद के लिए निकालने हैं because it's really very simple. The only thing is that you need to understand it properly so that you do not miss on the correct part of attempting the question. तो अब क्या है NAV और कैसे कैलकुलेट होता है ये अपन समझना शुरू करते हैं। As you can see on the screen, net asset value का specific clear meaning मैं बताई हूं आपको कि ये किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की मार्केट वैल्यू किसी एक यूनिट की नेट ऑल इट्स लाइबिलिटीज होता है। जस्ट लाइक शेयर्स का मार्केट प्राइस होता है ना, शेयर्स के बारे में अपन ने पढ़ा है, आप जानते हो शेयर्स का भी मार्केट प्राइस होता है। फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों में अंतर होता है, राइट? जैसे यदि मानिए कोई शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू का और आज उसका बाजार भाव है 115 रुपए, तो मतलब कि जिसने उस 10 रुपए के शेयर में पैसा लगा रखा है उस व्यक्ति को 105 रुपए का फायदा मिल रहा है। 10 रुपया तो उसका फेस वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही, 105 रुपया वैल्यू बढ़ी हुई है ना। जैसे शेयर का मार्केट प्राइस होता है ना बच्चों, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं इनका NAV होता है। नाउ यू हैव दिस स्पेसिफिक क्लियर मीनिंग जो अभी मैं बता रही हूं आपको यहाँ पर, दैट NAV इज द मार्केट वैल्यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि ये क्या होती है बच्चों, ये मार्केट वैल्यू होती है ऑफ द एसेट्स ऑफ ईच यूनिट। हर एक यूनिट की वैल्यू है, उसकी एसेट्स की वैल्यू है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट नेट ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। मतलब हमें लाइबिलिटीज लेस करनी होती है, ऑफ कोर्स तभी तो हमें नेट वैल्यू मिलेगी, और वही तो हम कह रहे हैं नेट एसेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू है सारी लाइबिलिटीज को लेस करने पे मिलेगी। अगर ये नेट एसेट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अप्रिसिएटेड है, यानी आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है। सीधी सी बात है ना। एक होता है आपका फेस वैल्यू, ये अपन ने लिखा है यहाँ पर। अब यदि मानिए एक हाथ पे है फेस वैल्यू और एक हाथ पे नेट एसेट वैल्यू, यदि आपका नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है मतलब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा हुआ है, और यदि आपका फेस वैल्यू ज्यादा है और NAV उससे गिर गया है मतलब आपका इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, पैसा डेप्रिसिएट हो रहा है। तो इट्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। हर सिंगल यूनिट की वैल्यू जो कि यूनिट होल्डर को मिलेगी या जो उसने कमाई है, जो उसको जनरेट हुई है बेस्ड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं स्कीम का NAV। समझ रहे हैं इतना? म्यूचुअल फंड कंपनी को इसे डेली बेसिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम बताना होता है, हालांकि कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स में आप इसे वीकली क्वार्टरली भी बता सकते हैं। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन यहां पर। अब मैम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये आपके सामने नीचे दिया हुआ है मैंने फॉर्मूला, जो कि बड़ा आसान सा सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक वैसे ही जैसे आप अर्निंग्स पर शेयर अकाउंट्स में निकालते हैं, जहां नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस को आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर देते हैं।
नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स से, तो ईपीएस आता है, ठीक वैसे ही एनएवी आता है, क्योंकि एनएवी भी किसी एक म्यूचुअल फंड यूनिट की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू लेस ऑल इट्स लायबिलिटीज, लेस ऑल इट्स लायबिलिटीज। भाई तभी तो सही वैल्यू आएगी ना। मानिए मेरे पास 10,000 रुपए आते हैं और मुझे 4,000 रुपए किसी को चुकाने हैं, तो मेरे पास असल में हाथ में जो नेट वैल्यू है वो तो 6,000 ही है ना बच्चों, बस, क्योंकि 4,000 तो ऑलरेडी मेरी लायबिलिटी है दैट आई हैव टू पे। So what I have in hand is only 6,000, even though at present आपको मेरे हाथ में 10,000 दिख रहे हैं। ये 10,000 पूरे मेरे नहीं है ना, इसमें से 4,000 पे किसी और का हक है जिससे मुझे वो पैसे लौटाने। So what I have net in my hands is 6,000। ठीक वैसे ही पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू एक्चुअल एनएवी थोड़ी होता है, द मार्केट वैल्यू लेस ऑल द एक्सपेंसेस। ऑफ कोर्स अक्रूड इनकम है तो उनको ऐड भी कर लेते हैं, और ठीक वैसा ही फॉर्मूला बनता है। यहां देखो ये एनएवी का फॉर्मूला दिया हुआ है, नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम has to be divided by the total number of outstanding units of that scheme. Then what you get is the NAV. और नेट एसेट्स में हमको मार्केट वैल्यू में सारी अक्रूड इनकम्स और रिसीवेबल्स को ऐड करना होता है, राइट? और जितने भी एक्सपेंसेस है, पेएबल्स है, लाइबिलिटीज है, वो सब हम लेस करते हैं, है ना, उन सबको अपन लेस करते हैं। चलो एक और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताती हूं। मानिए सपोज में मेरे पास ये 10,000 रुपए आते हैं, ठीक है, ये मैं हूं, अब बना दिया भैया मैंने अपने आप को ऐसा, मैं हूं, मेरे पास 10,000 रुपए आए हैं, मेरे हाथ में 10,000 रुपए, ठीक है। अब क्या है पता है, मेरे को 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए आपको देना है। अब ये आप हो, क्यों भैया मैं ही क्यों कार्टून बनूंगी, आप भी तो बनोगे ना, ये आप हो, ये 4,000 रुपए मेरे को आपको देना है, ठीक है। और ये एक भैया इधर और खड़े हैं, ये ना मेरे को कल 2,000 रुपए और देने वाले हैं, ठीक है। पहले का कुछ हिसाब किताब था हमारा, ये मेरे को ना 2,000 रुपए और देने वाले हैं। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे हाथ में नेट कितना पैसा है, नेट वैल्यू दैट आई हैव इन माय हैंड, नेट वैल्यू मेरे पास जो हाथ में है वो नेट वैल्यू कितनी है, तो भाई सबसे पहले तो अभी मेरे पास 10,000 रुपए है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को आपको 4,000 रुपए देना है, तो जो मेरे को आपको 4,000 रुपए देना है वो माइनस कर दूंगी मैं, क्योंकि आपको मेरे को देना है, आपको लौटाना है आपको 4,000, है ना। और वो उधर जो नीले वाले एक और दूसरे भैया कोने में दिख रहे हैं, ये मेरे को कल 2,000 रुपए देने वाले हैं, तो ये जो मेरे को 2,000 रुपए भैया कल देने वाले हैं ये मैं ऐड कर लूंगी इसमें, ठीक है। और कल के बाद जो नेट वैल्यू मेरे हैंड में आएगी, भाई 10,000 रुपीज टोटल थे, 4,000 आपको दे दिए, 6,000 बचे, और 2,000 इनसे आने वाले हैं कल मेरे पास, वो मेरे पास आ गए, तो अब टोटल मेरे पास कितना बच गया भैया, 8,000 रुपए। दिस इज द नेट वैल्यू दैट आई हैव इन माय हैंड। तो मैंने लाइबिलिटीज को क्या करा, लेस करा, और रिसीवेबल्स को क्या करा, ऐड कर लिया, बस ऐसी नेट एसेट वैल्यू निकल आती है ना। देखो ये यहाँ पर जो नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम का मैंने कैलकुलेशन आपको दिया, तो क्या कर रहे हो आप, टोटल मार्केट वैल्यू जो है उसमें सारी एसेट्स ऐड कर रहे हो, ये मार्केट वैल्यू है, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, एसेट्स सब ऐड कर ली, और सारे पेबल्स, अक्रूड एक्सपेंसेस, दूसरी लाइबिलिटीज, ये सब अपन ने क्या करा, लेस कर दिया। तो ये एक्चुअली नेट एसेट्स निकली है, नेट एसेट वैल्यू नहीं होती बच्चों, ये नेट एसेट निकली है। इस नेट एसेट को अपन डिवाइड जब करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स से, जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको बताई, तो वो एक्चुअल नेट एसेट वैल्यू निकलती है। Now I'll be giving certain illustrations and examples जो कि आप इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सॉल्व आउट कर सकते हो। ये जो नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये जो स्टडी मटेरियल दिख रहा है जो मैंने प्रिपेयर करा है, इसके एंड में आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन सो दैट यू कैन सॉल्व देम आउट। वो आपका होमवर्क रहेगा, आपके अपने एंड पर आपको करना है, सॉल्व देम आउट, ट्राई देम आउट एंड विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है बच्चों। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आपको म्यूचुअल फंड के कैलकुलेशन का तो मिल ही जाएगा, एक आधी अटेम्प्ट कभी होता है जब स्किप होता है। अभी हालिया लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, सो प्लीज मेक श्योर आप वो इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लो, फिर आप समझ जाओगे। लेकिन ये तो एनएवी आ गई है, अब ये जो चार्ट आपको दिखा था, अब इस चार्ट का लॉजिक आपको समझना है कट ऑफ टाइमलाइन का। एनएवी तो आ गया, पर पता है एनएवी का जो एप्लीकेशन होता है
यानी कि इसको कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे मानते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में टेबल के आधार पे हम स्टडी करते हैं। आपके सामने एक टेबल दिख रही है आपको, ठीक है। देखो यहां पर दो हेडिंग्स में दिया आपको, इक्विटी ओरिएंटेड और डेब्ट फंड्स है, एक्सेप्ट द लिक्विड फंड्स, और दूसरा कैटेगरी लिक्विड फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स मोस्टली या तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इक्विटी और डेब्ट ओरिएंटेड फंड्स, जिनमें हमको एनएवी का कैलकुलेशन पढ़ना है कि यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने इक्विटी में पैसा लगाया, यानी वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है या डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम है, तो एनएवी कैसे कंसिडर होती है, कब की, आज की, कल की, परसों की, नरसों की, कब की एनएवी कंसिडर होती है, और यदि लिक्विड फंड में लगाए तो कैसे कंसिडर होती है, ये अपने को समझना है, ठीक है। यू कैन सी दिस चार्ट जो आपके सामने है। सबसे पहले इक्विटी और डेब्ट ओरिएंटेड जो स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट है उसे अपने को देखना है। पहला कॉलम जो है वो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का है, जिसमें परचेज और सेल के समय की एनएवी अपन देखते हैं। परचेज करने वाला परचेज के समय देखेगा और उसी समय जो सेल कर रहा है वो भी एनएवी देखेगा कि उसको फायदा है कि नहीं है। मैं कोई चीज आपसे खरीदने जाऊंगी तो आप देखोगे कि उस समय बेचने का फायदा है कि नहीं, और मैं भी ये देखूंगी कि इस समय खरीदने का फायदा है या नहीं, या कुछ समय रुक जाऊं, है ना। तो जो परचेज होता है ना, उसको म्यूचुअल फंड की या मार्केट की भाषा में स्विच इन बोलते हैं। ये वर्ड मैंने यहां पर यूज करा है, स्विच इन, और रिडेम्पशन को स्विच आउट कहते हैं बच्चों, ठीक। परचेज करते समय एनएवी कौन सी लेना है, सेल करते समय यानी रिडेम्पशन करते समय या स्विच आउट करते समय एनएवी कौन सी लेना है, वो हमको यहां देखना है। परचेज में फिर दो क्राइटेरिया है, यदि वैल्यू 2 लाख रुपए से कम है तो, और यदि वैल्यू 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो। दो पैरामीटर हैं आपके सामने। इफ द वैल्यू इज लेस देन 2 लाख, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, परचेज करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, यदि वो 2 लाख रुपए से कम है तो, और यदि वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझे, दो पैरामीटर है, इक्विटी और डेब्ट ओरिएंटेड फंड के, एक परचेज का, एक सेल का। परचेज मतलब स्विच इन, सेल मतलब रिडेम्पशन या स्विच आउट, ठीक। परचेज करते समय फिर दो पैरामीटर होते हैं, यदि 2 लाख से कम की वैल्यू है तो कैसे लेना है, और यदि 2 लाख से ज्यादा की वैल्यू इन्वेस्टमेंट में तो कैसे लेना है। अब पहले परचेज पर देखते हैं, फिर उसके बाद स्विच आउट पे आएंगे। यहां अब एक टाइम का पैरामीटर आता है, एक स्टैंडर्ड अपन लेके चलते हैं जो 3 PM होता है। ये आपके सामने आप यहां देख रहे हो, यहां पर तीनों जगह परचेज लेस देन 2 लाख, मोर देन 2 लाख और स्विच आउट यानी रिडेम्पशन, तीनों जगह 3 PM का एक पैरामीटर है, ठीक बच्चों। अब यदि आपने परचेज या स्विच इन करा है फॉर अ वैल्यू दैट इज लेस देन 2 लाख रुपीज, सबसे पहले वाले कॉलम की अपन बात कर रहे हैं, और उसके बाद रो आगे बढ़ेगा। यदि जो परचेज या स्विच इन है वो 2 लाख से कम की वैल्यू का है, और यदि वो 3 PM के पहले करा जाता है, 3 PM के पहले करा जाता है, कैसे जोड़ रहे हैं अपन, ये देखो, परचेज या स्विच इन है फॉर द वैल्यू ऑफ लेस देन 2 लाख, और यदि वो 3 PM के पहले करा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसी डे की जो एनएवी है, सेम डे की एनएवी आपको ले लेना है ऊपर दिए गए फॉर्मूला के कैलकुलेशन से, यदि 3 PM के पहले है तो। और यदि ये परचेज या स्विच इन फॉर अ वैल्यू ऑफ लेस देन 2 लाख 3 PM के बाद होता है, आफ्टर 3 PM होता है, तो फिर ऐसी स्थिति में नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी आपको लेनी होती है। नेक्स्ट बिजनेस डे यानी जैसे मानिए आपने परचेज या स्विच इन करा फॉर अ वैल्यू ऑफ 1,50,000, दिस इज लेस देन 2 लाख, और ये परचेज आपने करा है एट 3:10 PM मतलब 3 बजे के बाद, तो फिर आपको कौन सी एनएवी कंसिडर करना है, नेक्स्ट बिजनेस डे की। अब ये सब जो 3:10 PM पर 1.5 लाख का स्विच इन हुआ है ऑन अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इज इक्विटी और डेब्ट ओरिएंटेड, ये हुआ ट्यूसडे को, नेक्स्ट बिजनेस डे पड़ रहा है वेडनेसडे, तो आप ये नेक्स्ट बिजनेस डे की एनएवी कंसिडर कर, ठीक है। यदि ये सब चीजें ट्यूसडे हुई, मैं यहां लिखते भी चलती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यदि ये सब चीजें ट्यूसडे हुई तो नेक्स्ट बिजनेस डे पड़ जाएगा वेडनेसडे की एनएवी ले लो। यदि बच्चों ये चीजें फ्राइडे को हुई है, यानी ये 1.5 लाख का स्विच इन 3:10 PM पर
किसी हफ्ते में फ्राइडे को हुआ है तो नेक्स्ट बिजनेस डे सैटरडे या संडे नहीं होगा बच्चों, मंडे होता है, तो फिर आपको मंडे की एनएवी लेना पड़ेगी अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। यानी स्विच इन के कैलकुलेशन में जो एनएवी आएगी वो फ्राइडे की नहीं आएगी, वो आएगी मंडे की, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट बिजनेस डे। समझ गए था? क्लियर? इक्विटी या डेप्थ ओरिएंटेड स्कीम में यदि परचेज करा जा रहा है फॉर अ वैल्यू ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज बिफोर 3 PM तो सेम डे का एनएवी, आफ्टर 3 PM तो नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी करके कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब 2 लाख से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे मैम? लॉजिक अपन फिर से वही चलाएंगे। यहां पर आप देखते चलिए, यदि आप स्विच इन कर रहे हैं लेकिन अब इस बार 3 PM वैल्यू जो है, टाइम तो वही है आपका, वैल्यू जो है वो 2 लाख से ज्यादा की है, दिस इज द वैल्यू दैट इज मोर देन 2 लाख। ठीक, अब यदि ये 3 PM के पहले होता है बच्चों तो फिर ऐसी स्थिति में सेम डे वाला एनएवी नहीं आता है। अब हम लेते हैं एनएवी ऑफ द बिजनेस डे ऑन विच द फंड्स आर रियलाइज्ड और फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। क्या करते हैं हम? एनएवी ऑफ द बिजनेस डे, मेक इट वेरी क्लियर, बिजनेस डे लेना है आपको, ऑन विच फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं यानी खरीद रहे हैं, खरीदने हैं यानी कि पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा कितना देना पड़ेगा उसके लिए एनएवी को कैसे कंसीडर करना है, तो एनएवी का कंसीडरेशन होता है ऑफ दैट बिजनेस डे जिस दिन पर फंड्स अवेलेबल हैं यूटिलाइजेशन के लिए। जिस डेट पर सेलर के पास फंड्स अवेलेबल हैं यूटिलाइजेशन के लिए, उस डे का आपको एनएवी लेना है। और 2 लाख की ज्यादा की, 2 लाख से ज्यादा की वैल्यू है तो फिर भले ही 3 PM के पहले हो चाहे बाद में हो, दोनों में स्थिति एक ही है। आप देखो यहां पर कोई दूसरा कैलकुलेशन नहीं दिया हुआ है अपन ने, बस वैल्यू यदि 2 लाख से ज्यादा है तो 3 PM के बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, दोनों ही स्थिति में एनएवी का एक ही कॉन्सेप्ट है, उस बिजनेस डे के लेना जिस बिजनेस डे पर फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं यूटिलाइजेशन के लिए सेलर के पास। अब सेम डे हो गए तो सेम डे, नेक्स्ट बिजनेस डे हुए तो नेक्स्ट बिजनेस डे, उसके बाद हुए तो उसके बाद। समझे इतना? ठीक है, क्लियर हुआ? सो लेस देन 2 लाख परचेज या स्विच इन, लेस देन 2 लाख बिफोर 3 PM सेम डे, आफ्टर 3 PM नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी। वैल्यू मोर देन 2 लाख बिफोर 3 PM हो चाहे आफ्टर 3 PM हो, आपको उस डे का एनएवी लेना है ऑन विच द फंड्स आर अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। ये परचेज हो गया इक्विटी या डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स का। अब यदि आप स्विच आउट या रिडेम्पशन कर रहे हो तो क्राइटेरिया बिल्कुल वही है जो 2 लाख से कम की वैल्यू के स्विच इन पर होता है। यानी कि यदि 3 PM से पहले करा जाता है तो सेम डे का एनएवी होता है, और यदि 3 PM के बाद करा जाता है तो नेक्स्ट बिजनेस डे का एनएवी होता है। समझ गए? क्लियर हो गया? यहाँ एनएवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के आधार पर सारा कैलकुलेशन होता है, इसीलिए एनएवी का ऐसा चार्ट दिया है और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। The illustrations that I have covered at the end of the chapter will provide you an insight into the calculation, क्योंकि इसी पे बेस कैलकुलेशन आता है। So please be very specific, ये तो आपको छोड़ के आना ही नहीं है, ये कंसेप्ट परीक्षा में आया तो नंबर आपकी जेब में होने चाहिए बस। इतना आसान सा कैलकुलेशन है यार, आप तो इससे ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस करते हो टैक्सेशन में या अपने एसएम में, एफएम में, इससे ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन है स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ये तो बहुत आसान है, नंबर जेब में चाहिए पूरे। क्लियर हुआ था? ठीक, ये इक्विटी फंड। अब दूसरी बारी जो आती है वो लिक्विड फंड की आती है। लिक्विड फंड में थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा रहेगा लिक्विड फंड में। हालांकि यहाँ पर वैल्यू का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है सिंपल बस परचेज स्विच इन या रिडेम्पशन स्विच आउट। टाइम जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है और एनएवी के कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ठीक, अब ये चेंज कैसे आएगा, क्या है समझो। लिक्विड फंड्स में यदि इन्वेस्टमेंट है तो स्विच इन के केस में हमें जो टाइम देखना है वो 2 PM देखना है। यदि ट्रांजैक्शन 2 PM से पहले होता है तो जो एनएवी कंसिडर करी जाएगी वो होती है ऑफ अ डे दैट इज प्रीवियस इफ द फंड्स आर रियलाइज्ड। 2 के पहले हो रहा है, 2 PM के पहले हो रहा है,
स्विच इन हो रहा है लिक्विड फंड्स में। एनएवी कौन सी कंसीडर करना है मैम? तो एनएवी लेना है प्रीवियस डे की इफ फंड्स आर रियलाइज्ड। मोस्टली फंड्स रियलाइज हो ही जाते हैं, यानी पेमेंट हो ही जाता है, पेमेंट हो ही जाता है। तो जो पेमेंट हो जाएगा उसी दिन पर, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रीवियस डे, यानी कि मानिए यदि आपने परचेस करा है, स्विच इन करा है एक इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में दोपहर में 1 बजे, वैल्यू का तो कोई कंसिडरेशन है ही नहीं है, दोपहर में 1 बजे आपने कंसिडर करा है, वो फंड्स रियलाइज हो जाते हैं सेम डे, तो आपको एनएवी लेना है प्रीवियस डे की। ठीक है, अब ये सब जो परचेज आपने करा है एट 1 PM आपने करा है, लिक्विड फंड्स का आपने करा है, ये सारी चीजें होती हैं मानिए ट्यूसडे को। तो प्रीवियस डे कौन सा होगा बच्चों? मंडे का लेना है। प्रीवियस डे एनएवी इफ द फंड्स आर रियलाइज्ड, तो मंडे का लेना है। और मैम जो मंडे का ही हुआ तो क्या संडे का लेंगे क्या? क्या ऐसा करना पड़ेगा क्या हमको? नहीं, अगर ये मंडे को हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में हम एनएवी कंसिडर उस दिन का करते हैं जिस दिन पर ट्रेडिंग होती आ रही है, हम उस डे का करेंगे। ठीक है, समझे क्या था? अब अगर 2 PM के बाद हुआ है ये स्विच इन लिक्विड फंड में, तो क्या करेंगे मैम? तो कौन सी एनएवी अपने को लेना है? तो अपने को ये वाली एनएवी लेना है बच्चों। यहां पर एनएवी ऑफ द डे दैट इज प्रीवियस टू द फंड्स रियलाइज्ड, NAV of that day that is previous to the day on which funds are realized। मानो ट्रांजैक्शन हुआ आपका ट्यूसडे को, फंड्स रियलाइज भी ट्यूसडे को ही होगा, तो डे दैट इज प्रीवियस टू द डे ऑन विच द फंड्स आर रियलाइज वो मंडे हो जाता है, तो उस हिसाब से मंडे की ले लेंगे अपन, है ना। इसका एग्जाम्पल लेते चलते अपन, इधर देख लो, मैं इधर लिखती हूँ। मानो सपोज में आपने 2 PM के बाद करा स्विच इन, 2 PM के बाद करा है स्विच इन लिक्विड फंड्स। ठीक, ये आपने करा है से फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को, फंड्स भी सेम डे पर रियलाइज हो जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रीवियस डे की लेना है अपने को मंडे। एनएवी ऑफ द डे दैट इज प्रीवियस टू द फंड्स रियलाइज, सेम डे पर अगर ट्रेड वाले डे पे, मानो ट्रेड होता है आपका, ये ट्रेड डे है बच्चों, हाँ ट्यूसडे को ट्रेड हुआ था। ठीक है, फंड्स रियलाइज ट्यूसडे को नहीं होते हैं, आपका ट्रेड होता है ट्यूसडे को, फंड्स रियलाइज होते हैं वेडनेसडे को। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एनएवी ऑफ द डे दैट इज प्रीवियस टू द डे ऑन विच फंड्स आर रियलाइज्ड। तो फिर ऐसी स्थिति में एनएवी ट्यूसडे की आएगी जिस दिन एक्चुअली ट्रेड हुआ था, क्योंकि फंड्स तो वेडनेसडे को रियलाइज हुए हैं। एनएवी ऑफ द डे प्रीवियस टू द फंड्स रियलाइज्ड, फंड्स रियलाइज वेडनेसडे को हुए, सेम डे ट्यूसडे को हो जाते तो वो 2 PM के पहले वाले लॉजिक से ही जाते और मंडे को जो एनएवी थी वो कंसिडर कर लेते, बट फंड्स ट्यूसडे को रियलाइज ही नहीं हुए, फंड्स वेडनेसडे रियलाइज हुए। उस हिसाब से तो फिर कैलकुलेशन ये कहेगा कि हमें ट्यूसडे की एनएवी कंसिडर करनी पड़ेगी। समझे? क्लियर हुआ? तो बिफोर 2 PM है तो फिर ऐसी स्थिति में प्रीवियस डे की एनएवी लेना है, अगर फंड्स रियलाइज हो गए तो प्रीवियस डे की, यानी ट्रेड भले ट्यूसडे को आए, हमने एनएवी मंडे का ले लिया क्योंकि फंड्स रियलाइज हो गए थे। 2 PM के बाद होता है तो जिस भी डे पर फंड्स रियलाइज होते हैं उससे प्रीवियस डे, एनएवी ऑफ द डे दैट्स प्रीवियस टू द फंड रियलाइज। सेम डे हो गया तो उसके ठीक 1 दिन पहले का, सेम डे नहीं हुआ अगले दिन हुआ, तो जिस दिन ट्रेड हो रहा है उस दिन का। मानो फंड रियलाइज वेडनेसडे को भी नहीं होता, फंड रियलाइज थर्सडे को हुआ है, तो फिर वेडनेसडे की एनएवी लेते। समझे इतना? ठीक। स्विच आउट में क्या करेंगे? तो स्विच आउट में बच्चों क्राइटेरिया 3 PM का ही चलता है, 3 PM के पहले और 3 PM के बाद की यहां पर बात होती है। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। अब 3 PM के पहले हुआ है स्विच आउट, तो क्या करना है? एनएवी ऑफ द डे दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, एनएवी ऑफ द डे दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। इस हिसाब से यदि मानो आपने स्विच आउट करा है 3 PM के पहले ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे से नेक्स्ट बिजनेस डे कौन सा हो रहा है? वेडनेसडे, और उसका इमीडिएट प्रीसीडिंग डे कौन सा है? ट्यूसडे तो है। एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द, एनएवी ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे, तो नेक्स्ट बिजनेस डे ट्यूसडे से कौन सा है? वेडनेसडे, और उससे प्रीसीडिंग डे की एनएवी लेना है, यानी कि एक्चुअली जिस दिन ट्रेड हुआ है उसी दिन की ले लेना है। पर यहां गड़बड़ होगी, अगर मानो ट्रेड फ्राइडे को हुआ है, ट्रेड फ्राइडे को हुआ है, अब क्या करना है?
NAV ऑफ द डे दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे। अब नेक्स्ट बिजनेस डे जो होगा वो सैटरडे तो आएगा नहीं, वो मंडे आएगा, तो फिर हम फ्राइडे की ले लेंगे। ठीक है, अगर मानो आपका ट्रेड हुआ है मंडे को, तो मंडे से इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे NAV ऑफ, ये बहुत क्लियर रखो अपने दिमाग में, NAV ऑफ द डे दैट इमीडिएटली प्रीसीड्स द नेक्स्ट बिजनेस डे। मंडे से नेक्स्ट बिजनेस डे ट्यूसडे है, उससे प्रीसीडिंग मंडे है, यानी ट्रेड मंडे को हो रहा है तो मंडे की ही NAV ली जा सकती है, ट्रेड फ्राइडे को हो रहा है तो मंडे की NAV ली जा सकती है। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान। और यदि 3 PM के बाद होगा मैम तो क्या होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में NAV ऑफ द डे दैट इज प्रीसीडिंग द सेकेंड बिजनेस डे फ्रॉम द सबमिशन ऑफ योर ट्रेड ट्रांजैक्शन। NAV of the day that is preceding the second business day। अब सेकेंड बिजनेस डे को कैसे कैलकुलेट करोगे, मानो सपोज में आपका ट्रेड हो रहा है मंडे, मंडे से सेकेंड बिजनेस डे कौन सा आएगा बच्चों, वेडनेसडे आएगा। आपको NAV कब की लेनी है, NAV ऑफ द डे दैट precedes the second business day from the submission। सेकेंड बिजनेस डे वेडनेसडे से कब है, ट्यूसडे है, तो मतलब मंडे से सेकेंड डे जो है वो सेकेंड बिजनेस डे वेडनेसडे है, और उससे प्रीसीडिंग कौन सा है, ट्यूसडे है। NAV ऑफ द डे दैट प्रीसीड्स द डे दैट प्रीसीड्स द सेकेंड बिजनेस डे। सेकेंड बिजनेस डे वेडनेसडे, उससे पहले ट्यूसडे है, आपको ट्यूसडे की NAV ले लेनी है। समझ गए, थोड़ा सा तिकड़म ही है ये कैलकुलेशन, बट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये टैब्यूलर फॉर्म में याद रखेंगे, अपने आप बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना कैलकुलेशन सब बच्चों लोगों को। चलिए अब NAV वाला पार्ट यहाँ खत्म हुआ, अब हम कुछ और खर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और टर्म्स पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी आएगी म्यूचुअल फंड के कॉस्ट के बारे में। म्यूचुअल फंड में कैसे कॉस्ट होते हैं मैम, क्यों नहीं होते बच्चों, म्यूचुअल फंड में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। 2 मेजर तरह के खर्चे होते हैं, एक स्कीम को ऑपरेशनल बनाने के खर्चे होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह का ब्रोकरेज होता है, कमीशन होता है, फी होती है अलग अलग इंटरमीडियरीज की, ये सब स्पॉन्सर्स उठाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और फिर जब आप उसको बेचते हैं स्कीम को, तो उसे बेचने की जो खर्चे जिन्हें हम सेल्स लोड्स कहते हैं, जो सीधे डायरेक्टली इन्वेस्टर से चार्ज करे जाते हैं, इनको हम सेल्स चार्जेस कहते हैं। So we have two category of expenses or costs that are involved in mutual fund. Number one is the operating expenses. Operating expenses वो expenses होते हैं जो स्कीम को ऑपरेशनल बनाने के काम में आते हैं, जैसे अलग अलग मीडिएटर्स की फी, कमीशन, ब्रोकरेज, वो सब। इन्वेस्टर को स्कीम बेचने के खर्चे सेल्स एक्सपेंसेस होते हैं जो इन्वेस्टर से लिए जाते हैं, और ये एंट्री और एग्जिट दोनों समय लेते हैं। आप एंटर कर रहे हो तो भी खर्चा लगेगा, एग्जिट कर रहे हो तो भी खर्चा लगेगा, सेल्स लोड्स कहते हैं इनको। और ये देखो यहाँ पर इसके 2 फॉर्म दिए मैंने, एंट्री के समय जो खर्चा लगता है वो फ्रंट एंड का लोड है, और बेचते समय जो खर्चा लगता है यानी एग्जिट लोड, उसको बैक एंड लोड कहते हैं। ये फॉर्मूला आपकी स्टडी मटेरियल में सीधे सीधे नहीं दिया है, बट परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, और इस पर बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है जो उन्होंने किताब में कवर करा है ICSI ने। तो हमने तो भैया इसका कंसेप्ट भी कवर कर लिया, हम तो हमारा पढ़ के जाते, कभी क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, एंट्री का खर्चा और एग्जिट का खर्चा। अब एंट्री का जो खर्चा है, यानी कि स्कीम में एनरोल करते समय जो खर्चा लगेगा, जो आपको पे करना है, उसको हम एंट्री लोड बोलेंगे। ऑफ कोर्स वन टाइम एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये सिर्फ एंट्री के टाइम पर लगाया जाएगा आपके ऊपर, जो कि बायर पे करेगा। और ये ना ऑफर प्राइस, यानी जिस प्राइस पर आप स्कीम खरीदने वाले हो उसमें ही शामिल होता है। जैसे प्राइस इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, ऐसा लिखा होता है ना, कई बार हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपया है और इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मिला करके 15 रुपया हो गया, तो मतलब उसमें टैक्सेस होते हैं। तो वो जो कॉस्ट का प्लस टैक्स का प्राइस है वो सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, ऐसे यहां पर जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको अपन पब्लिक ऑफर प्राइस कहते हैं, जिस प्राइस पर वो स्कीम बाजार में बेची जा रही है। और उसके अंदर छुपा होता है एंट्री लोड, जिसको आप इस फॉर्मूला के आधार पे कैलकुलेट करते हो। NAV को न्यूमरेटर में लेते हो और इसको डिवाइड करते हो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड का प्रतिशत। एक प्रतिशत होता है, जैसे मानिए आप 100 रुपए में एक स्कीम खरीद रहे हो और उस पर फ्रंट एंड लोड जो है वो 2% का है, तो एक्चुअली कितना है वो इस कैलकुलेशन से निकाला जाता है। ऑफर प्राइस होता है
एनएवी नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलती है अपन देख ही चुके हैं, और इस फॉर्मूला में पुट अप करके आई हैव गिवन दैट इलस्ट्रेशन, आप उसे देखोगे समझ जाओगे। इस फॉर्मूला में पुट अप करके हम फ्रंट एंड लोड निकालते हैं। एंट्री के समय का खर्चा ऑफर प्राइस में होता है, बेचने के समय का खर्चा रिडेम्पशन प्राइस में होता है। ये जिसे आप बैक एंड लोड कहते हो, ये भी एक फिक्स टाइम फिक्स्ड फी है जो आपको पे करना है एग्जिट के समय। अब ये रिडेम्पशन प्राइस में होती है, नेट एसेट वैल्यू पर ही निकालते हैं इसको न्यूमरेटर में रख के डिनोमिनेटर में 1 प्लस बैक एंड लोड, हमें क्वेश्चन में दिया रहता है इसका प्रतिशत, ये निकल जाता है। तो ये खर्चे होते हैं, और इनका यानी कि फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड का जो रेशो होता है ना, उसको बच्चों अपन एक्सपेंस रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक्सपेंस रेशो। द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम, किसी भी एक स्कीम को मैनेज करने के सारे खर्चे, उसे रन करने के सारे खर्चे जो हैं वो एक्सपेंस रेशो में आ जाते हैं। जितना एक्सपेंस रेशो ज्यादा होगा ना, म्यूचुअल फंड में बेनिफिट उतना ही कम होगा, ये याद रखना। एक्सपेंस रेशो जो है ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी जो एनएवी है वो कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी एनएवी, और ये जितना कम होगा एनएवी उतनी बढ़ जाएगी। ये देखिए, लोअर द एक्सपेंस रेशो हायर द एनएवी, एंड हायर द एक्सपेंस रेशो लोअर विल बी द एनएवी। समझे इतना? ठीक है। तो ये एक्सपेंस रेशियो जितने कम होंगे उतना अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा कैलकुलेशन है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का बच्चों, और होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक्चुअली ये बताता है कि जब एक पूरे टाइम पीरियड के लिए आपने एक स्कीम को होल्ड करके रखा है तो एक्चुअली उस स्कीम पर आपने कितना कमाया। We're not talking about the NAV, we're talking about the actual return that you got on holding that money for that scheme for that long period of time. उतने पूरे समय जो आपने स्कीम होल्ड करके रखी है, उस स्कीम को होल्ड करने पर जो रिटर्न आपको मिलता है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है। टोटल रिटर्न रिसीव फ्रॉम होल्डिंग एन एसेट ऑफ पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन हम इस तरह से करते हैं। एक्चुअल इनकम जो हमको उससे मिली है उसमें हम ऐड कर देते हैं एंड ऑफ द पीरियड वैल्यू और सब्सट्रैक्ट करते हैं ओरिजिनल वैल्यू, तभी तो एक्चुअल वैल्यू पता लगती ना। खरीदा था जब 100 रुपए का था, आज जो स्थिति है 3 साल बाद 120 रुपए है, तो 20 रुपए से बढ़ा है ना, या अगर 80 रुपए है तो 20 रुपए से घटा है। So what we do is that we add to the total income the difference between the actual end of the period value and the original value. We divide it by the original value and multiply with 100 to get it as a percentage. 100 से multiply करते हैं ताकि एक परसेंटेज के तौर पे मिल जाए। इसका भी एक इलस्ट्रेशन आपको चैप्टर के आखिरी में मिल जाएगा। I'm not discussing that illustration because you have the direct formulas. Applicability में समझा चुकी हूं, आप इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे अपने आप चीजें क्लिक हो जाएंगी। तो ये तीनों कैलकुलेशन है बच्चों जो कि आपको इस सेशन में समझना थे। एनएवी का कैलकुलेशन, फिर उसके बाद जो खर्चे होते हैं उन खर्चों का कैलकुलेशन, और होल्डिंग पीरियड का रिटर्न। ठीक, ये सारी टर्मिनोलॉजीज यहां खत्म हुई। अब जो अपने को उठाना है, अब जो अगला कंसेप्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है म्यूचुअल फंड की स्कीम्स। अब यहां से आप एक्चुअली समझोगे कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स कैसे काम करती हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स बाजार में कैसे मिलती है, क्या होता है म्यूचुअल फंड की स्कीम में। अब बाय नाउ आप एनएवी का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, होल्डिंग पीरियड के रिटर्न को समझ चुके हो, ऑफर डॉक्यूमेंट समझ चुके हो। पर अब जब ये स्कीम्स बाजार में जाती है तो इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं बच्चों, है ना। ये ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है। फिर ये तो चलो मैच्योरिटी के आधार पे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखने जाए तो कुछ में सीधी इनकम मिलती है, इनकम ओरिएंटेड है, कुछ में कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। कुछ स्पेसिफिकली सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज से बनाई जाती है जिन्हें हम टैक्स सेविंग स्कीम्स कहते हैं। कुछ सीधा सीधा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है और कुछ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन रिलेशन टू दैट, पर उसके लिए अपन अगले सेशन में मिलेंगे। बिकॉज व्हाट आई वांट इज दैट कि ये तीनों कैलकुलेशन जो आप पढ़ चुके हो, अब इन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लो, कुछ एग्जांपल्स इसके लेकर के इन्हें सॉल्व आउट कर लो, ताकि फिर मैं आपको स्कीम्स वाले कंसेप्ट पे लेके जाऊं। तो आज इस सेशन को अभी यही समाप्त कर रही हूं। आप ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही जीना है, यही जीवन का नाम।
ठीक है, बाकी तो मोटिवेशन की पाठशाला में आपको बहुत सारी चीजें पता चली जाती है, सो यू नीड टू स्टे ट्यून फॉर दैट। फॉर आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए उसे और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो। I'll see you in the next session. Till then, do take care. Bye bye.